हेलो मेरे प्यारे साइंटिस्टों। तो कैसे आप सब? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, वेन एवर यू वॉच दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। तुम्हें पता है आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जो कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का हार्ट है। सबसे इजी चैप्टर है, लेकिन पता नहीं लोगों ने क्या चटान बनाए उससे कि डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है कुछ भी नहीं है इसमें यार। जब तक मैं हूँ तब तक कुछ भी नहीं है। चैप्टर नंबर 2 में इजी है, कसम से इजी है। सब चैप्टरों से चैप्टर नंबर 2 जो है मुझे इजी लगता है, क्योंकि इसमें एक ऐसा कंसेप्ट है कि अगर आप केमिस्ट्री से लव करते हो, आप केमिस्ट्री से प्यार करते हो, तो मतलब इसमें बस डूब जाओ यार, मज़ा करता है। इंतहाई इजी है, अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट है। ऐसे बातें हैं जो कि बस इसको इमेजिन करना है कि यार बिल्कुल वाकई ये है, ये के मज़ा करता है यार। इसके अलावा जो चैप्टर थे वो तो बस एवापोरेशन और ये सब है। ये इसमें क्या है यार, वो तो सिंपल है। लेकिन मज़ा तो तब करता है जब एक कंसेप्ट है, डिफिकल्ट है, आपको इजी एक्सप्लेन हो जाए, फिर मज़ा करता है यार। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट लेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर से। आपका बुक में जो है नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसका नाम है। ठीक है, अपने पास हेडिंग डाल दे एटॉमिक स्ट्रक्चर का, चैप्टर नंबर 2 का। आपका गिला भी ख़त्म हो गया कि सर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करे। आज स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है। क्या है हमारे पास? एटॉमिक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले बात तो ये नोट कर ले कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को, इसको हम आल्सो ये भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड, इसको हम कहते हैं एनाटमी, एनाटमी ऑफ एटम। इसको हम क्या बोलते हैं? एनाटमी ऑफ एटम। इस चैप्टर का नाम आल्सो हमारे पास एनाटमी ऑफ एटम है। एनाटमी ऑफ एटम हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, दोनों नाम है। अगर एनाटमी ऑफ फिजिक्स आ जाए, सॉरी, एनाटमी ऑफ एटम आ जाए तो इसका मतलब है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें हम स्टडी क्या करेंगे? इसमें हम एटम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि एक्चुअली एटम का स्ट्रक्चर किस तरह बना हुआ है। क्या वाकई एटम में शेल प्रेजेंट है, या ये कंसेप्ट रॉन्ग है? अगर रॉन्ग है तो न्यू कंसेप्ट क्या है? ऑर्बिटल का कंसेप्ट आता है। क्या ऑर्बिटल एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, या हमारे पास जस्ट एक कंसेप्ट है? ठीक है, सब कंसेप्ट के हवाले से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस एनाटमी ऑफ एटम में हम दो कंसेप्ट के हवाले से पढ़ेंगे। किसके? दो कंसेप्ट के हवाले से हम बात करेंगे। दो कंसेप्ट के हवाले से हम पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे, एक कंसेप्ट हमारे पास होगा फिजिकली एग्जिस्टेंट कंसेप्ट। क्या होगा हमारे पास? फिजिकली एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस कंसेप्ट। दूसरा हमारे पास होगा फिजिकली नॉट, फिजिकली नॉट एग्जिस्टेंस, फिजिकली नॉट एग्जिस्टेंस कंसेप्ट। तो इस चैप्टर में हम दो कंसेप्ट के हवाले से पढ़ेंगे। एक हमारे पास होगा फिजिकली एग्जिस्टेंस कंसेप्ट, दूसरा हमारे पास होगा फिजिकली नॉट एग्जिस्टेंस कंसेप्ट। सर इन दोनों के हवाले से पढ़ेंगे, लेकिन ये दोनों हमारे पास है क्या? देखो, फिजिकली एग्जिस्टेंट कंसेप्ट का मतलब ये है कि वो कंसेप्ट जो हमारे पास एग्जिस्ट भी है और एक्चुअली हमारे पास फिजिकली मौजूद भी है। ठीक है, उसका कंसेप्ट भी है और फिजिकली एग्जिस्ट भी करता है। सपोज अगर आप मुझे देखें तो मैं एग्जिस्ट भी करता हूं। आप देखते हैं कि सर बिल्कुल वाकई मेरा अपना एक कंसेप्ट भी है। मतलब सर आपका हाथ इस तरह बना हुआ है, आपका स्ट्रक्चर इस तरह डिजाइन किया गया है, आपका कंपोजिशन इस तरह है, तो हमारा कंसेप्ट आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, और मैं एग्जिस्ट भी करता हूं। तो आपके पास फिजिकली एग्जिस्टेंस है और कंसेप्ट भी है। दूसरा हम बात करेंगे फिजिकली नॉट, जो कि फिजिकली आपके पास नहीं होता, लेकिन एग्जिस्टेंस कंसेप्ट, कंसेप्ट इसका है। ठीक है, अब फिजिकली एग्जिस्टेंस कंसेप्ट में हम
क्या बात करेंगे? फिजिकली एग्जिस्टेंट कंसेप्ट में हम स्टडी करेंगे, देखो हम स्टडी करेंगे जितने भी पार्टिकल्स ऑफ एटम है, क्या है हमारे पास? पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, जितने भी हमारे पास एटम का पार्टिकल है। और एटम में पार्टिकल्स कितना है? मैंने आपको बताया था कि 100 प्लस पार्टिकल है, किस में? एटम में। आपने ये भी याद रखना है, बाज बुक में लिखा है कि 150 प्लस है, बाज बुक में लिखा है कि 200 100 प्लस है। मैं सब इसलिए लिखता हूँ कि इसमें 150 प्लस भी आता है और 200 प्लस भी आता है, ठीक है। तो 100 प्लस पार्टिकल इसमें प्रेजेंट है। अब ये 100 प्लस पार्टिकल ये फिजिकली एग्जिस्टेंट कंसेप्ट में आता है। इसमें क्या क्या शामिल है? आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था एटॉमिक मास में, जब मैंने एटॉमिक मास कर रहा था। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इसी तरह हमारे पास क्वार्क्स है, लेप्टॉन है, बोसान है, हमारे पास हेड्रॉन है, ठीक है, एटसेट्रा। ये सब हमारे पास जो है पार्टिकल्स है और ये फिजिकली एग्जिस्टेंट कंसेप्ट में आते हैं। फिजिकली नॉट एग्जिस्टेंट कंसेप्ट में हम क्या पढ़ेंगे तो मैं बताएं। फिजिकली नॉट एग्जिस्टेंट कंसेप्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे शेल का, कि हमारे पास शेल क्या होता है, ठीक है। जैसे हम ऑर्बिट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑर्बिट, कि हमारे पास शेल या ऑर्बिट क्या होता है। दूसरा हमारे पास जो है सब शेल, सब शेल हमारे पास क्या है, ठीक है। और तीसरा जो है हम पढ़ेंगे कि हमारे पास ऑर्बिटल, ऑर्बिटल हमारे पास क्या है। तो ये कंसेप्ट जो है शेल, सब शेल और ऑर्बिटल का कंसेप्ट, ये फिजिकली नॉट एग्जिस्टेंट कंसेप्ट में आते हैं। ये कंसेप्ट आपके पास फिजिकली एग्जिस्टेंट कंसेप्ट में आते हैं। अगर आप किसी को कहे कि मुझे इलेक्ट्रॉन जो है दिखाए कि इलेक्ट्रॉन है या नहीं, तो बिल्कुल उसका मास भी है, उसका जो है अपना चार्ज भी है और ये एग्जिस्ट भी करता है। तो ये फिजिकली एग्जिस्टेंस है। फिजिकल एग्जिस्टेंस में वो कंसेप्ट आते हैं कि ऑल दो सब्सटेंस पार्टिकल्स जिसका मास हो, सब कुछ हो, वो आपके पास फिजिकली एग्जिस्ट में आता है। फिजिकली नॉट एग्जिस्टेंस में वो आता है कि वो सपोज आपके पास शेल है, अब शेल है, ऑर्बिटल है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये मार्कर है हमारे पास, अगर ये मार्कर मैं इसको इस तरह घुमाता हूँ, अब देखिए मैं इसको किस तरह घुमाता हूँ, तो सर आप इसको सर्कल में घुमाते हो, ठीक है। अब मार्कर आप देखते हो तो ये मार्कर आपके पास फिजिकली एग्जिस्ट करता है, इसका कंसेप्ट है। लेकिन अगर आपने ये आंसर दिया कि ये मार्कर सर्कल में घूमते हैं, तो देखो अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर सर्कल कहाँ है, तुम देखते हो, तुम देख सकते हो सर्कल है? सर्कल नहीं है। फिर भी आपने कहा कि सर मार्कर सर्कल में घूमते, क्यों? आपने सिर्फ मार्कर की मोशन की वजह से कहा कि ये मार्कर सर्कल में घूमते हैं और सर्कल का कंसेप्ट आया। तो मतलब सर्कल का कंसेप्ट है, लेकिन फिजिकली आप सर्कल देखते हो, सर्कल है ही नहीं, ठीक है। इस मोशन की वजह से आप कहते हो कि सर मार्कर सर्कल में घूमते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको इस तरह मूव करो, तो मार्कर मैंने किस तरह मूव कर दिया? स्ट्रेट। अब स्ट्रेट आप देखते हो? नहीं देखते। लेकिन किस वजह से आपने कहा स्ट्रेट? मार्कर की मोशन की वजह से आपने कहा। तो मतलब स्ट्रेट सर्कल या जिगजैग ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इसका कंसेप्ट है। और ये कंसेप्ट किसकी वजह से अराइज होता है? मोशन की वजह से अराइज होता है। अब ये मार्कर है तो इसका कंसेप्ट भी है, इसका मास भी है, फिजिकली एग्जिस्ट भी करता है। तो ये दो कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, एक फिजिकली एग्जिस्टेंट कंसेप्ट, दूसरा फिजिकली नॉट एग्जिस्टेंट कंसेप्ट। फिजिकली एग्जिस्टेंट कंसेप्ट में क्या आता है? एटम में जितने भी पार्टिकल्स है, एटम है हमारे पास, उसमें जितने भी पार्टिकल्स है वो फिजिकली एग्जिस्टेंट में आते हैं, क्योंकि उसका मास भी है और उसका जो है क्या बोलते हैं, उसका वॉल्यूम भी है और वो जो है एग्जिस्ट भी करता है और उसका कंसेप्ट भी है, किस तरह घूमते किस तरह नहीं घूमते, कंसेप्ट भी है। फिजिकली नॉट एग्जिस्टेंट मतलब फिजिकली तो नहीं है लेकिन कंसेप्ट है। किसकी वजह से है? इस फिजिकली एग्जिस्टेंट कंसेप्ट की वजह से फिजिकली नॉट एग्जिस्टेंट कंसेप्ट अराइज होता है। जिस तरह के हमारे पास मार्कर है, मार्कर फिजिकली एग्जिस्ट करता है, इसकी वजह से एक कंसेप्ट अराइज हुआ कि हमारे पास सर्कल है, तो सर्कल तो फिजिकली नॉट एग्जिस्टेंट है, ठीक है। तो मतलब ये फिजिकली नॉट एग्जिस्टेंट कंसेप्ट किसकी वजह से अराइज होता है? फिजिकली एग्जिस्टेंट कंसेप्ट की वजह से। तो अपने पास लिख के शाबाश, physically not existent concept arise from the physically existent concept।
ये फिजिकली एग्जिस्टेंट कंसेप्ट से एराइज होते हैं। किस तरह एराइज होते हैं यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिजिकली एग्जिस्टेंट कंसेप्ट, फिर हम थोड़ा सा इसको भी डिस्कस करेंगे फिजिकली नॉट एग्जिस्टेंट कंसेप्ट, फिर तीसरे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, दोबारा स्टार्ट लेंगे फिजिकली एग्जिस्टेंट कंसेप्ट और डिस्कवरी ऑफ द पार्टिकल्स, जो कि आपके बुक का टॉपिक है, डिस्कवरी ऑफ द कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ये टॉपिक इसमें स्टार्ट होते हैं। जब फिजिकली एग्जिस्टेंट कंसेप्ट खत्म हो जाए, इसमें एक्सरे ये सब कुछ आते हैं, ठीक है, फिर फिजिकली नॉट एग्जिस्टेंट कंसेप्ट हम जो आपका चैप्टर है क्वांटम नंबर यहां से हम स्टार्ट लेंगे। ये असल में किस में आते हैं, ये फिजिकली नॉट एग्जिस्टेंट कंसेप्ट में आते हैं, फिर हम इससे स्टार्ट लेंगे, ठीक है। तो अपने पास हेडिंग डाल दे शाबाश, फिजिकली एग्जिस्टेंस कंसेप्ट, फिजिकली एग्जिस्टेंस कंसेप्ट। फिजिकली एग्जिस्टेंस कंसेप्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि हमारे पास एटम में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सब पार्टिकल है। तो मैं इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट लेता हूं, किससे स्टार्ट लेता हूं, इलेक्ट्रॉन से मैं स्टार्ट लेता हूं। देखो अब इलेक्ट्रॉन पर मैं जितना भी कंसेप्ट कर रहा हूं, जितना भी एमसीक्यूज कर रहा हूं, वो सब पार्टिकल के लिए सेम होगा, सिर्फ डिफिनीशन के अलावा बता रहा हूं किस तरह सेम होगा। देखो इलेक्ट्रॉन हम किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे पास सबसे पहले तो ये है कि एक चार्ज पार्टिकल है, एटम का चार्ज पार्टिकल है। सर एटम में तो और भी चार्ज पार्टिकल है, तो ये डिफिनीशन तो गलत है, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ एटम, द पार्टिकल ऑफ एटम, एटम का पार्टिकल हैविंग, हैविंग मास, जिसका मास 9.11 × 10⁻³ kg एंड चार्ज, और जिस पर चार्ज होगा एंड चार्ज -1.602 × 10⁻19 कूलम आर कॉल्ड, इसको मैं क्या कहूंगा, आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा, वो पार्टिकल जिस पर मास 9.11 × 10⁻31 kg है, जिस पर चार्ज -1.602 × 10⁻19 कूलम है, उस पार्टिकल को मैं कहूंगा कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहां पर एमसीक्यूज का कंसेप्ट स्टार्ट होता है, एक यहां से आते हैं और दूसरा इस मास से आते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं चार्ज वाला का, चार्ज वाला का बात करते हैं कि चार्ज वाले पर किस तरह एमसीक्यूज आते हैं। देखो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है सर, -1.602 × 10⁻19 कूलम है। वेरी गुड, ये इलेक्ट्रॉन पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। सबसे पहला एमसीक्यूज, अगर एमसीक्यूज इस तरह आ जाए, एमसीक्यूज इस तरह आ जाए, द magnitude of charge, the magnitude of charge on electron is option A -1.602 × 10⁻19 कूलम, ऑप्शन B 1.602 × 10⁻19 कूलम, सी में आप कर ले बोथ और डी में आप कर ले कि चलो नान कर ले, नान। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आता है, अब मुझे पता है कि आप ये करेंगे कि इसमें सर ये तो आते, ये तो इजी है, नहीं इसमें इजी नहीं। देखो मैग्नीट्यूड हमारे पास जस्ट एक नंबर है और नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है, ठीक है। तो लिहाजा इसमें ये ऑप्शन नहीं आता, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये आता है, ये ऑप्शन ठीक है इसमें। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इतना, मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड तो इतना है, ठीक है। अगर एमसीक्यूज इस तरह आ जाए द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो फिर आपकी बात ठीक है, फिर ऑप्शन ए आता है, ठीक है।
जस्ट कंसेप्ट है यार। देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑप्शन ठीक है। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो फिर ये ऑप्शन ठीक है। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? हाँ बोलो, समझ में आया? शाबाश, इनसे स्क्रीनशॉट लें, मिटा दे। चलो मिटाते हैं, इसको रहने दे, ठीक है। अब देखो, चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन पर? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है? -1.602 ज़रब 10 पावर -19 कूलम, इतना है ना, ठीक है। अब देखो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि ये चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन पर है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पर है। कितने पर है? सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पर है, ठीक है। देखो, तो मतलब इस बात का ये कि 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा? -1.602 ज़रब 10 पावर -19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा, ठीक है। ये कितने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा? ये एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा। अब ये सब वही सेम चार्ज है, लेकिन मैं इससे एमसीक्यूज निकालता हूँ, ठीक है। सेम बात है, इस तरह नहीं कि सर आप डिफिकल्टी क्रिएट करते हो। डिफिकल्टी कुछ भी नहीं है यार, मैं सिर्फ एमसीक्यूज इनसे निकालता हूँ और ये आते हैं। आप देख ले प्रीवियस एमसीक्यूज, ये कंसेप्ट आते हैं, ठीक है। क्यों आते हैं? क्योंकि वो आपका कंसेप्ट देखते हैं कि उसका कंसेप्ट क्लियर है या नहीं। अब देखिए, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं? 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.602 ज़रब 10 पावर -19 मल्टीप्लाइड बाय 1 कूलम। इस तरह लिख सकते, दोबारा इससे ही आता है ना, कूलम इसके साथ मल्टीप्लाई दोबारा से ही आता है ना, ठीक है। अब देखो, अगर मैं कूलम को मतलब सेपरेट करना चाहूं, तो 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.602 ज़रब 10 पावर -19 मल्टीप्लाइड बाय 1 कूलम। अब 1 कूलम को मैं सेपरेट करना चाहता हूं, तो ये अगर मैं इससे 1 चलो ये भी लिखे, -1.602 ज़रब 10 पावर -19 इस साइड पर भी डिवाइड कर लें, और इस साइड पर -1.602 ज़रब 10 पावर -19 इस पर डिवाइड करें, जस्ट नंबर पर। तो ये नंबर इसके साथ काट दिया जाएगा। तो 1 कूलम इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय, यहां पर ये माइनस है, लेकिन ये सिर्फ आपको नेगेटिव चार्ज शो करता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये नंबर आपके पास नेगेटिव है, ये जस्ट नेगेटिव चार्ज शो करता है, ये बात याद रखें, ठीक है। अगर अब आप इसको ना लिख के तो अच्छी बात होगी, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये आपके पास नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर नहीं है, ये जस्ट ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के लिए हम पॉजिटिव लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, बस जस्ट साइन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको ना लिख के तो बेहतर होगा, क्योंकि यहां पर हम कैलकुलेशन करते हैं। अगर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो माइनस लगा दे, अगर कैलकुलेशन आप करते हो तो फिर माइनस ना लगा दे, ठीक है, तो आपके पास बेहतर होगा। तो यहां पर 1.602 ज़रब 10 पावर -19, और ये 10 पावर -19 को अगर मैं ऊपर ले आऊँ तो आपके पास क्या होगा? ये आपके पास ज़रब 10 पावर +19 होगा, ठीक है। अब 1 डिवाइड बाई 1.602, ठीक है, इससे क्या आता है? इससे आता है, आप इसको कर ले, 1 कूलम इज इक्वल टू, इससे कितना आता है? अब मुझे तो पता नहीं कि इससे क्या कितना आता है, लेकिन तकरीबन इससे 6 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ खैर, आप इसको कर ले कि 1 कूलम में आपके पास यह इसके साथ जो है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इसके आधे, तो इसमें डैश नंबर आप इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अक्सर ये भी एमसीक्यूज आते हैं कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी यहाँ से आया है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर के जरिए कर ले, ठीक है, +19 इसके साथ लगा दे। आपके पास ये होगा कि ये 0 पॉइंट समथिंग में आएगा। जब 0 पॉइंट समथिंग में आएगा तो फिर इससे पॉइंट थोड़ा जो है मतलब आगे कर ले, ठीक है, और इसको एक नंबर पर जो है छोटा कर ले, तो आपके पास ये आएगा। तो 1 कूलम इज इक्वल टू इतना इलेक्ट्रॉन, इसमें इतना इलेक्ट्रॉन आएगा। और ये एमसीक्यूज एक दफ़ा जो है आया बीटा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया? अब देखो,
अब सपोज इससे आ गया कि आपके पास 1 कूलम बराबर है, सपोज आप खुद ट्राई कर ले क्या आता है, ठीक है। तो 1 कूलम में 0.624 मल्टीप्लाइड बाय ये आपके पास 10 पावर प्लस 18 या प्लस को ना लिख के प्लस 19 इलेक्ट्रॉन इतना, तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो 1 कूलम में जो इलेक्ट्रॉन है इज इक्वल टू 6.24 मल्टीप्लाइड बाय ये आपके पास यहाँ पर एक नंबर जो है इंक्रीज हो गया तो ये डिक्रीज हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, 1 कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाएगा। आप खुद ट्राई कर ले इससे क्या एग्जैक्ट आंसर आता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन है। अगर एमसीक्यूज में इस तरह आ जाए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखो इसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन तो अब इजी है, क्योंकि आपको पता चल गया कि 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन कितना है। 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन 6.24 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन है। तो अब मुझसे मांग रहा है कि 3 कूलम में कितना होगा, x होगा, ठीक है। डायरेक्टली आप x भी लिख सकते हो या इसके अलावा एक न्यू मेथड, मेरा जो मेथड है, देखो इक्वेशन के x साइड पर आपने 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पर भी 3 मल्टीप्लाई कर ले, 3 मल्टीप्लाइड बाय 6.24 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 28 कूलम इतना होगा। अब ये 3 कूलम इज इक्वल टू इससे क्या आता है तो आप कर ले खुद बहुत, आपके पास आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है, इतना होगा। अब देखो इसके अलावा अगर आपसे कोई क्वेश्चन करें कि 10 कूलम में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, क्या 10 कूलम में आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 10 कूलम में देखो इक्वेशन के एक साइड पर आपने 10 मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1 कूलम है तो 1 कूलम की आपने मल्टीप्लाई कर 10 कूलम से, तो इक्वेशन को दूसरे साइड को भी 10 के साथ मल्टीप्लाई कर, समझ रहे हो। देखो 10 कूलम में कितना, देखो अगर आपसे क्वेश्चन करे कि 10 कूलम में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 10 कूलम, 10 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो सॉल्यूशन इसका ये होगा, आप ऐसा बताओगे कि एक कूलम में इलेक्ट्रॉन है 6.24 मल्टीप्लाइड बाय 18 इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन है। तो 10 कूलम में कितना होगा, 10 कूलम में आपके पास x होगा। अगर ऐसा कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो भी ठीक है। इसके अलावा दूसरा मेथड ये है कि x की जगह लगा दे, देखो यहां पर 1 कूलम आपने 10 कूलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन के एक साइड पर आपने एक काम कर दिया तो दूसरे पर भी वही कर ले, तो 10 को मल्टीप्लाई कर ले इसके साथ 10.24 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन ये। अब 10 अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, अगर 10 है 100 है तो ठीक है, यहाँ पर एक जीरो है तो एक जीरो को ख़त्म कर ले, पावर को इंक्रीज कर ले, सिंपल सी बात है। 10 कूलम इज इक्वल टू 6.24 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर, अब इस 10 की जगह यहाँ पर एक पावर मैंने इंक्रीज कर दिया 19 इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब अगर आपसे मांगे कि 100 कूलम में कितना होगा, तो 100 कूलम में यही आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू और 10 पावर 20 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये जस्ट कॉन्सेप्ट है यार, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं। शाबाश, को लेकर थोड़ा और कॉन्सेप्ट करते हैं, मिटा दें, चलो मिटाते हैं। अब प्रीवियस हमारे पास एक एमसीक्यूज ऐसा भी आया था, अब मुझे पता नहीं कि कौन से ईयर में आया था, लेकिन एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर में ऐसा आया था, द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, the charge on 1 mole electron are 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, ठीक है। अब ऑप्शन क्या है, ऑप्शन मुझे याद नहीं, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन है, मुझे ऑप्शन याद नहीं, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आप यहां पर लिखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ऑप्शन सॉल्यूशन के बाद ऑप्शन पर लिखिए, ठीक है। सोल्यूशन आपके पास क्या होगा, मतलब इसको मैं किस तरह फाइंड करूंगा, इजी मेथड है। देखो द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, देखो यहां से स्टार्ट ले कि 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है 1.602
मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम। ये 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, तो यह इक्वेशन के एक साइड आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.602 ज़रब 10 पावर माइनस 19 कूलम। अब 3 इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन पर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1.602 ज़रब 10 पावर माइनस 19 कूलम। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि 10 इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 मल्टीप्लाइड बाई 1.602 ज़रब 10 पावर माइनस 19 कूलम। सिंपल सी बात है। अब आपसे मांग क्या रहा है, द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो मैं इसका सोल्यूशन लिखूंगा। तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है 1.602 ज़रब 10 पावर माइनस 19 कूलम। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन है आपके पास, क्या है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, x होगा। या देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर यहां पर इक्वेशन के एक साइड पर आपने मोल मल्टीप्लाई कर दिया, तो दूसरे साइड पर भी मल्टीप्लाई कर ले 1 मोल मल्टीप्लाइड बाय सेम यही नंबर 1.602 ज़रब 10 पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है। अब देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, अब मैं यहां से स्टार्ट लेता हूं। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 मोल, ये 1 मोल किसके बराबर है 6.023 ज़रब 10 पावर 23 के मल्टीप्लाइड बाई ये अपनी जगह 1.602 ज़रब 10 पावर माइनस 19 कूलम। अब देखो 1 मोल पर जो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है इज इक्वल टू, अब ये 10 पावर 23 10 पावर माइनस 19, तो इसे क्या आता है, तो 6.023 और इसको यहाँ पर डायरेक्ट में लाता हूँ 1.602 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर ये 19 है, तो इससे तकरीबन इससे 4 आता है। ठीक है, इससे 20 21 22 इससे 4 आता है एग्जैक्टली। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, इस पर चार्ज अब आप खुद फाइंड कर लें कि इससे क्या आता है, तो इतना चार्ज आपके पास होगा। यहाँ पर फिर ऑप्शन में पुट कर लें। इजी कंसेप्ट है यार। ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया, बोलो समझ में आया। अब देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पर किस तरह एमसीक्यूज आते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है ये आपके पास बराबर है 9.11 ज़रब 10 पावर माइनस 31 kg का। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.11 ज़रब 10 पावर माइनस 31 kg, इतना मास है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि 2 इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, तो इक्वेशन के एक साइड पर देखो सिंपल बात है, इक्वेशन के एक साइड पर 2 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा इज इक्वल टू, अब देखो अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इलेक्ट्रॉन, तो फिर भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया ना, इससे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना यार आपको कैसे समझाऊं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन के साथ आपने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन के एक साइड पर आपने जो काम कर दिया यहां पर भी कर ले, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 9.11 ज़रब 10 पावर माइनस 31 kg होगा। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि 10 इलेक्ट्रॉन पर मास कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, तो 10 मल्टीप्लाई कर ले 9.11 ज़रब 10 पावर माइनस 31 kg के साथ। और अगर इस तरह एमसीक्यूज आ जाए कि 10 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, 100 का कितना होगा, 1000 का कितना होगा, मतलब सिर्फ इस तरह आ जाए, तो फिर यहां पर आप जस्ट 10 इलेक्ट्रॉन का जो मास है यहां से 10 को खत्म कर लें और यहां पर एक पावर इंक्रीज कर लें, बस सिंपल बात है। 9.11 ज़रब 10 पावर, अब माइनस 32 पर ना जाए क्योंकि ये आपने डिक्रीज कर दिया, इंक्रीज कर ले क्योंकि इसका पावर जो है पॉजिटिव है, +1 है। ठीक है, तो आप इंक्रीज करेंगे तो आपके पास -30 kg आएगा। 10 इलेक्ट्रॉन का मास इतना होगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि 100 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, 100 इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 ज़रब 10 पावर माइनस 31 kg मल्टीप्लाइड बाय 100, इस तरह 100 से मल्टीप्लाई कर दें। अब 100 है आपके पास, तो 100 इलेक्ट्रॉन का मास इज इक्वल टू 9.11 ज़रब 10 पावर
ये आपके पास देखो यहाँ पर 20 है मतलब 100 है, तो यहाँ से 2 पावर जो है ये आप इंक्रीज कर ले। तो 2 पावर आप इंक्रीज करते हो तो मतलब आप -30 और फिर -29 पर आ जाएंगे। तो -29 kg होगा। 100 का इतना होगा। 1000 का कितना होगा? 9.11 ज़रब 10 पावर -28 kg होगा। सिंपल बात है यार, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे कोई क्वेश्चन करें कि एक इलेक्ट्रॉन का मास तो ये है लेकिन ग्राम में कितना होगा, तो किलो की जगह आप लगा ले 10 पावर 3, 10 पावर 3 लगा दे। क्या लगा दे? 10 पावर 3। अब 10 पावर 3 इससे माइनस कर ले तो आपके पास क्या आता है? 10 पावर और -28 आएगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 ज़रब 10 पावर -28 ग्राम भी है। ग्राम में अगर आप एक्सप्रेस करें, ठीक है, क्योंकि किलो आपके पास 10 पावर +3 के बराबर है, तो ग्राम में आप इस तरह एक्सप्रेस करते हो। मतलब इस तरह देखो, इसका मास 9.11 ज़रब 10 पावर -28 ग्राम के भी बराबर है। ये भी है, ठीक है। इसको लिख ले शाबाश। मिटा दे, चलो मिटाते हैं। अब देखो हमारे पास मास आप 1 इलेक्ट्रॉन का जो मास है 9.11 ज़रब 10 पावर -31 kg है, ठीक है। अब मास एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है ये मैं इस तरह भी एक्सप्रेस करता हूँ 9.11 ज़रब 10 पावर -31 मल्टीप्लाइड बाय किलो की जगह 10 पावर 3 और ग्राम अपनी जगह। तो 1 इलेक्ट्रॉन का मास इज इक्वल टू 9.11 ज़रब 10 पावर ये 3 इसके साथ कैंसिल, तो इस यहाँ पर 28 बच गया, 28 ग्राम। इतना ग्राम है, इतना मास है 1 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 9.11 ज़रब 10 पावर -28 ग्राम, इतना होगा। अब डायरेक्ट मैं ऐसा लिखूंगा कि n इलेक्ट्रॉन का मास इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई 9.11 ज़रब 10 पावर -28 ग्राम। सिंपल मैं इस तरह लिखूंगा, ठीक है। ये आपके पास लास्ट जो है ट्रिक हो गया कि जो भी इलेक्ट्रॉन मतलब जितने नंबर इलेक्ट्रॉन होंगे उतना नंबर इससे मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, आपके पास जो है आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अदर कंसेप्ट को समझें। अदर कंसेप्ट क्या है? अदर कंसेप्ट ये है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है 9.11 ज़रब 10 पावर -28 ग्राम के बराबर है। क्या ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.11 ज़रब 10 पावर ज़रब 10 पावर -28 मल्टीप्लाइड बाई 1 ग्राम, ठीक है। जिस तरह मैंने चार्ज को एक्सप्रेस किया था उसी तरह सेम, ठीक है। अब मैं 1 ग्राम को अकेला करना चाहता हूँ, तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.11 ज़रब 10 पावर -28 मल्टीप्लाइड बाई 1 ग्राम। इसको आप अकेला करना चाहते हो तो 9.11 ज़रब 10 पावर -28 पर यहाँ पर भी डिवाइड कर लें, यहाँ पर भी 9.11 ज़रब 10 पावर -28 पर डिवाइड कर लें। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू, 1 ग्राम आपके पास आएगा, 1 ग्राम इज इक्वल टू ये एक दूसरे के साथ कैंसिल, 1 डिवाइड बाई 9.11 और ये आपके पास ज़रब 10 पावर -28 और इलेक्ट्रॉन अपनी जगह। अब इसको ऊपर लाए तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 9.11 और ये आपके पास ज़रब 10 पावर ये आपके पास प्लस हो जाएगा, ठीक है, 28 इलेक्ट्रॉन, इतना, ठीक है। अब 1 ग्राम इज इक्वल टू, अगर आप इसको इस पर डिवाइड कर लेना तो इससे शायद ये आपके पास ये इतना है, तो ये आपके पास आएगा 0.6023 इतना आएगा, आप खुद कर ले, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय शायद इतना आएगा या इससे थोड़ा कम ज़्यादा आएगा, मुझे पता नहीं, आप खुद कर ले, ठीक है। ज़रब 10 पावर 28 ज़रब 10 पावर 28 इलेक्ट्रॉन इतना आएगा, ठीक है।
ज़रब 10⁻28 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 1 ग्राम इज इक्वल टू, अब इस पॉइंट को मैं यहाँ पर ला सकता हूँ ना, तो मैंने इस नंबर को इंक्रीज कर दिया सारे को, ठीक है। तो जब इसको मैंने इंक्रीज कर दिया तो मैं पावर को डिक्रीज करूँगा, तो 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर, ये अपने आपके पास डिक्रीज 27 इलेक्ट्रॉन। तो 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 ग्राम में इतने इलेक्ट्रॉन है। अक्सर एमसीक्यूज आते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 ग्राम मास आर, इतना मतलब इतने इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो जाए तो आपके पास 1 ग्राम मास बनाएगा। अब इसको इतना ना देखे कि ये आपके पास इतना नंबर है तो ये बस तो सिंपल सी इलेक्ट्रॉन है, नहीं, ये इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ ये इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। देखो कि आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है 6.023 ज़रब 10⁻27 इलेक्ट्रॉन है, इतना इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इसको गिनना चाहे तो आप तो इसको नहीं गिन सकते, लेकिन आपके पास कंप्यूटर है। क्या है आपके पास? आपके पास कंप्यूटर है, और कंप्यूटर का स्पीड है, कंप्यूटर का स्पीड है 10 मिलियन पर सेकंड। इस बात का मतलब यह है कि कंप्यूटर 1 सेकंड में 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन गिनता है। कितना हाई स्पीड है। आप जब स्टॉपवॉच ऑन करते हो ना, तुम्हें पता है स्टॉपवॉच का स्पीड कितना है? स्टॉपवॉच का स्पीड आपके पास 100 नंबर पर सेकंड है। ओ जब आप इस तरह घड़ी का स्टॉपवॉच ऑन करते हो ना, तो नंबर जो है तेजी से जो है बढ़ता है, और फिर सेकंड का स्तन जो है आगे, सुई जो है आगे जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास स्टॉपवॉच का स्पीड 100 पर सेकंड है। अब इस कंप्यूटर का स्पीड 10 मिलियन पर सेकंड है। 10 मिलियन पर सेकंड का मतलब 100 लाख पर सेकंड है। 100 लाख 1 सेकंड में जो ये नंबर गिनता है, 100 लाख है, ठीक है। अब देखो इसका 100 लाख है, 100 लाख पर सेकंड है। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बस कंप्यूटर टाइम, बस सर ये तो बस 1 घंटा या 2 घंटे लगेगा क्योंकि इतना हाई स्पीड है। नहीं, ये कंप्यूटर जो है ये 2 बिलियन प्लस, अब मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं, लेकिन 2 बिलियन मुझे कंफर्म है, 2 बिलियन से ज्यादा ईयर, डेज भी नहीं ईयर, ये गुजारेगा, फिर ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। इतना ज्यादा टाइम में ये है कंप्यूटर जस्ट इस नंबर को बराबर करते हैं। अगर कंप्यूटर का स्पीड 100 लाख पर सेकंड है, मतलब 100 लाख नंबर 1 सेकंड में जो है शुमार करते हैं, तो इसको इतना हकीर ना समझे। इतने इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो जाएं तो 1 ग्राम मास बनाता है। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया? अब देखो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि 1 किलोग्राम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो आप इसको आंसर दे कि 1 ग्राम में इतना है। अब 1 किलो में कितना होगा? सिंपल बात है यार, जस्ट इजी है यार। देखो 1 ग्राम में इतना है, 1 किलोग्राम में कितना होगा। अब ग्राम के साथ आपने जस्ट किलो को मल्टीप्लाई कर दिया, और इक्वेशन के एक साइड पर आपने जो काम किया वो दूसरे पर भी करोगे, तो लिहाजा यहां पर भी किलो मल्टीप्लाई करोगे, और किलो का जो क्या बोलते हैं प्रीफिक्स है वो बराबर है 10 पावर 3 का मल्टीप्लाइड बाय 6.023 ज़रब 10 पावर 27 इलेक्ट्रॉन। ये तो अब 27 के साथ 3 और इंक्रीज हो गए, तो 1 किलोग्राम में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6.023 ज़रब 10 पावर 30, एग्जैक्टली इतना इलेक्ट्रॉन इसमें होगा। देखो आपके पास 1 ग्राम है, 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन 6.023 ज़रब 10 पावर 27 इलेक्ट्रॉन है। 1 किलोग्राम में कितना होगा? 1 किलोग्राम में इक्वल टू 1 किलो किसके बराबर है? 10 पावर 3 का, 10 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 6.023 ज़रब 10 पावर 27, तो 1 किलोग्राम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6.023 ज़रब 10 पावर 30 इलेक्ट्रॉन होंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जस्ट कॉन्सेप्ट है यार। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि आपके पास 1000
टाइम इलेक्ट्रॉन, मतलब सपोज मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है आपके पास, तो 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे? ये तो चलो मोल का कंसेप्ट आप खुद देख लें, वहाँ पर मैंने ये एमसीक्यूज ऑलरेडी जो है किया है, ठीक है, और वहाँ पर देख ले तो सब आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जस्ट इसको समझिए कि 1 किलोग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम में कितना होगा, 10 ग्राम में कितना होगा, 100 ग्राम में कितना होगा, मतलब जस्ट जो है एक्स वाला क्वेश्चन है। अगर एक संतरे का कीमत आपके पास 10 रुपये है तो 5 संतरे का कीमत क्या होगा, एक्स होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, या इक्वेशन के एक साइड पर आपने जो लगाया तो दूसरे साइड पर भी वो लगाए, मल्टीप्लाई करें, सिंपल आंसर आएगा। यहां तक क्वेश्चन समझ में आया? बोलो समझ में आया? अब देखो मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कंसेप्ट नहीं करता क्योंकि वो भी इजी कंसेप्ट है। कैसा इजी है? मैं जस्ट आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूं। देखो इसको लिख ले, शाबाश, लिख लिया, इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है। अब देखो हमारे पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पर चार्ज कितना है? सिर्फ इसको इस तरह कर ले, प्लस 1.602 ज़रबे 10 पावर -19 कूलम, इतना है, ठीक है। ये प्रोटॉन पर चार्ज है। तो अब आपसे कोई क्वेश्चन करे कि एक प्रोटॉन पर चार्ज इतना है, 2 पर कितना होगा, सेम इलेक्ट्रॉन वाला क्वेश्चन, 3 पर कितना होगा, 4 पर कितना होगा। एक प्रोटॉन पर चार्ज इतना है तो प्रोटॉन 1 कूलम में चार्ज कितना होगा, सेम इलेक्ट्रॉन वाला आंसर आएगा। अब आपसे ये भी क्वेश्चन कर सके 1 मोल प्रोटॉन पर चार्ज कितना होगा, सेम क्वेश्चन है, 1 मोल पर कितना होगा, तो 1 मोल एक साइड पर, दूसरे साइड पर मल्टीप्लाई कर ले। देखो 1 प्रोटॉन का चार्ज बराबर है 1.6023 ज़रबे 10 पावर -19 के, तो 1 मोल का 1 मोल पर कितना होगा, 1 मोल पर आपके पास 1.602 ज़रबे 10 पावर -19 ये, और मल्टीप्लाइड बाय आपके पास मोल, तो एन ए नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करें। लेकिन ये बात याद रखें कि यहाँ पर आपने प्रोटॉन के साथ प्लस साइन लगाना है अगर चार्ज की बात कर ले, और इलेक्ट्रॉन के साथ आपने माइनस साइन लगानी है, ठीक है। शायद मुझसे जो है उसमें भूल गया था, तो आपने प्रोटॉन के साथ प्लस साइन लगाना है और इलेक्ट्रॉन के साथ क्या लगाना है, नेगेटिव साइन लगाना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो नेगेटिव है, मतलब जस्ट साइन रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि दोनों अपोजिट चार्ज है, ठीक है। तो प्लस और माइनस का ख्याल रखें, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन में आप लगा ले ना लगा ले कोई बात नहीं, ठीक है। तो 1 मोल पर कितना चार्ज होगा, जस्ट सिंपल ये क्वेश्चन है। अब देखो प्रोटॉन का मास कितना है, तो प्रोटॉन का जो मास है आपके पास 1.6726 ज़रबे 10 पावर -27 है, आई थिंक -27 है, बिल्कुल एग्जैक्टली -27 ग्राम है। तो मतलब 1 ग्राम में कितने प्रोटॉन होंगे, आप इसको भी निकाल सकते हो, जस्ट इलेक्ट्रॉन जैसा क्वेश्चन है। और आप इसको भी निकाल सकते हो कि एक प्रोटॉन का मास इतना है, 2 प्रोटॉन का मास कितना होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, जस्ट सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको इसी तरह कह सकते हो, ठीक है। अब न्यूट्रॉन का आ जाए तो न्यूट्रॉन को भी नोट कर ले। देखो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर जो चार्ज है, न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 है। अक्सर आपको गलत करने के लिए ऐसा ऑप्शन आपको देगा कि 1 मोल न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, तो आपसे कहेगा कि 1.6.023 तो आप इसको डायरेक्टली करेक्ट करोगे। नहीं यार, एक न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 है तो चाहे वो आपके पास 1 मोल हो जाए, चाहे आपके पास जितना भी ज्यादा कम हो जाए, तो आपके पास चार्ज फिर भी 0 होगा, ठीक है। इस एमसीक्यूज को जस्ट देखना है, अक्सर आपको गलत करने के लिए ये ऑप्शन आपको देते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखें मास, आप न्यूट्रॉन का मास कितना है, ये आपके पास 1.6749 है। देखो इसका 6726 है, इसका 6749 है, मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -27 ग्राम, इतना है, ठीक है। अब 1 ग्राम में कितना न्यूट्रॉन होगा, तो आप इसको भी निकाल सकते हो। ये जस्ट आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। ये प्रोटॉन वाला और ये न्यूट्रॉन वाली, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। 1 मोल में कितने न्यूट्रॉन होंगे, ये भी आप फाइंड कर सकते हो इजीली, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है।
जस्ट मल्टीप्लिकेशन है और जस्ट इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट को मुलाहिजा करें, आपको इजी आएगा, इजी समझ आएगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजिकली नॉट एग्जिस्टेंट कंसेप्ट को जस्ट टच देंगे, मतलब बेसिक पॉइंट इसमें करेंगे, फिर डिटेल से हम इंशाल्लाह इसको क्वांटम नंबर में स्टडी करेंगे। लेकिन ये टच इसलिए देते हैं कि ताकि क्वांटम नंबर में फिर आपको इजी लग जाए। ठीक है, हम इस सिर्फ ये कहेंगे कि ऑर्बिटल क्या बोलते हैं, शेल हमारे पास क्या होता है, सब शेल हमारे पास क्या होता है, ऑर्बिटल हमारे पास क्या होता है और किस तरह एग्जिस्ट करता है, कितने हैं कितने नहीं है, क्यों कंसेप्ट आया है और किस कंसेप्ट बेस पर हम सब शेल ऑर्बिट और इसका कंसेप्ट स्टडी करते हैं। क्या शेल वाकई हमारे पास प्रेजेंट है या नहीं है, और अगर शेल है तो फिर सब शेल का कंसेप्ट क्यों आया, अगर सब शेल है तो फिर ऑर्बिटल का कंसेप्ट क्यों आया। ठीक है, आपकी जितनी भी एम्बिग्विटी है उन सबको हम दूर करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हमें भी दुआ करते रहिए, मैं भी आपको करूँगा। और मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ कि आप हमारे जितने भी स्टूडेंट्स ये लेक्चर देख रहे हैं इनसे फ़ायदा उठाते हैं, तो आप इसको ज़रूर स्टूडेंट के साथ शेयर करें। जो भी नीडी स्टूडेंट्स है अकेडमी एफर्ट नहीं कर सकते, तो आप इसके साथ जो है ज़रूर आप इनके साथ शेयर करें। ठीक है, असल में बात यह है कि टाइम बहुत ज़्यादा जो है क्या पश्तो में बोलते हैं ना वक्ता है। ठीक है, तो मतलब ये कि मुझे भी नींद आती है और आपको तो नहीं आती, क्योंकि आप तो जब रिलैक्स हो तो इस वीडियो को देख ले। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप बस सोएंगे और फिर वीडियो देखेंगे, फिर आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।